हेलो बच्चों, SPN ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनन तंत्र। पहले तो जनन का मतलब समझेंगे। जनन का मतलब लेते हैं यहाँ जन्म से। तो किसी शिशु के जन्म होने तक जो भी अंग काम में आते हैं उसे कहते हैं जनन तंत्र। सभी जीवधारियों में जो भी सजीव है, जनन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अत्यधिक महत्वपूर्ण। इससे कोई भी सजीव अपने समान जीव पैदा करता है या संतति पैदा करता है। मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा? लैंगिक जनन। और यह भी द्विलैंगिक जनन प्रक्रिया है। द्विलिंगी जनन प्रक्रिया है। दोबारा देखेंगे, मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है और द्विलिंगी जनन प्रक्रिया पाई जाती है, यानी दो लिंग पाए जाते हैं। पहला नर। नर होता है जो नर युग्मकों का निर्माण करता है, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण करता है। दूसरा लिंग है मादा। मादा मादा युग्मकों का निर्माण करती है, जिन्हें अंडाणु कहते हैं। इस प्रकार से शुक्राणु और अंडाणु निषेचन प्रक्रिया के दौरान युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज आगे चल करके नए जीव का निर्माण करता है। दोबारा देखेंगे, मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। द्विलिंगी प्रकार की जनन प्रक्रिया पाई जाती है, जिसमें दो लिंग होते हैं नर। पहला हो गया नर, दूसरा हो गया मादा। नर जो होता है नर युग्मकों का निर्माण करता है, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण करता है। दूसरा हो गया मादा, जो मादा युग्मकों का निर्माण करती है और जिसे अंडाणु भी कहते हैं, अंडाणुओं का निर्माण करती है। इस प्रकार से शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के निषेचन करते हैं और निषेचन के दौरान युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, युग्मनज निर्माण की प्रक्रिया को। और ये युग्मनज आगे चल करके नए जीव का निर्माण करता है। अब इसके लिए जो उत्तरदायी कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं, इनका विकास एक विशेष अवधि में होता है, जिसे यौनारंभ कहते हैं। विशेष अवधि में होता है जिसे यौनारंभ कहते हैं। यौनारंभ लड़कियों में 12 से 14 वर्ष की उम्र में होती है। लड़कियों में। और लड़कों में 13 से 15 वर्ष की उम्र में। लड़कियों में 12 से 14 वर्ष की उम्र में और लड़कों में 13 से 15 वर्ष की उम्र में। इस अवस्था में लैंगिक लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं और लैंगिक परिपक्वता आती है। लैंगिक लक्षण और लैंगिक परिपक्वता आती है। जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो हम देख लेते हैं। दृष्टिगोचर यानी दिखाई देने लगते हैं। लैंगिक लक्षण लड़कों में देख लेते हैं पहले। तो लड़कों में आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना। दूसरा ले लेते हैं कांख व
जननांग क्षेत्रों पर बालों का आना। तीसरा ले लेते हैं त्वचा का तेलीय होना। लैंगिक लक्षण देखे हमने लड़कों में आवाज़ का भारी होना, कांख व जननांग क्षेत्रों में बालों का आना और त्वचा का तेलीय होना। फिर लड़कियों के देख लेते हैं। लड़कियों में पहला हो गया कांख व जननांग क्षेत्रों पर बालों का आना, त्वचा का तेलीय भी इसमें हो जाएगा, त्वचा का तेलीय होना, स्तनों का विकास होना और लास्ट है रजोधर्म का शुरू होना। एक बार फिर से देखेंगे। लड़कियों में जो लैंगिक लक्षण है वो कांख व जननांग क्षेत्रों पर बालों का आना, त्वचा का ऑयली होना, स्तनों का विकास होना, रजोधर्म का शुरू होना। अब हम देख लेते हैं ये जो लक्षण लैंगिक लक्षण है दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं, ये कुछ हार्मोनों की वजह से दिखाई देते हैं। इनके लिए हार्मोन उत्तरदायी है। तो नर में जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। लड़कों में जो लैंगिक लक्षण दिखाई दे रहे थे वो इस हार्मोन की वजह से। और मादा में दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। कई बार पूछ लिया जाता है कि मानव में नर लिंग हार्मोन, तो आप बताएंगे टेस्टोस्टेरोन। फिर पूछ लिया जाता है मादा में मादा लिंग हार्मोन, तो ये हो गया एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। अब हम जान लेते हैं मानव नर जनन तंत्र। मानव नर जनन तंत्र देखेंगे। ये हाँ मूत्राशय हो गया, ये शुक्रवाहिनी हो गई जिससे संलग्न हो जाती है, यहाँ शुक्राशय हो गया और ये प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। बस इतना ही करना आपको। ये नली थोड़ा सा अंदर से ले लेते हैं। ये है नर जनन तंत्र। तो इसमें देखेंगे ये वृषण है जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है और वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। ये इसका ऊपरी भाग वृषण का ये अधिवृषण होता है, ये शिश्न होता है और ये शुक्रवाहिनी होती है और ये शिश्न मुंड होता है। ये यहाँ मूत्राशय है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है और ये शुक्राशय है। अब हम इसको दो भागों में बांटते हैं। नर जनन तंत्र को दो भागों में बांट दिया। पहला हो गया प्राथमिक लैंगिक अंग।
प्राथमिक लैंगिक अंग। दूसरा हो गया द्वितीयक लैंगिक अंग। पहले हम बात करेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग की, तो वो है हमारा, इसमें हम देखेंगे वृषण। ये जो वृषण है ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। ये हमारे उदर गुहा में बाहर की ओर लटके होते हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है, बाहर की ओर लटके होते हैं। ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। ये हार्मोनों का स्त्रावण करते हैं। जो हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। दोबारा देख लेंगे, जो वृषण है प्राथमिक लैंगिक अंग है, उदर गुहा के बाहर की ओर लटके होते हैं और ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, जिसे हम नर युग्मक भी बोलते हैं। और ये हार्मोन का स्त्रावण करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग के तौर पे। हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब हम लेते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। अब द्वितीयक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? जो प्राथमिक लैंगिक अंग के अलावा जो भी अंग जनन तंत्र में सहायक है वे द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। इसमें पहला हम ले लेते हैं वृषण कोश। वृषण कोश, वृषण कोश में वृषण स्थित रहते हैं। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है। कम होता है। शुक्राणुओं के निर्माण में कम तापमान की आवश्यकता होती है। शुक्राणुओं के निर्माण में कम तापमान की आवश्यकता होती है, अतः ये वृषण कोश जो है ये ताप नियंत्रण यंत्र के तौर पे कार्य करता है, क्योंकि इसका तापमान बहुत कम होता है, शरीर के तापमान से कम होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर होते हैं और शुक्राणु के निर्माण में कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए ये वृषण कोश यहाँ ताप नियंत्रक यंत्र के तौर पे कार्य करता है। इसका हम दूसरा लेते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग का पार्ट लेते हैं, यहाँ शुक्रवाहिनी ले लेते हैं। शुक्रवाहिनी, जैसा का इसका नाम है शुक्रवाहिनी, यानी शुक्राणुओं को ले जाने वाली नलिका या वाहिका। शुक्राणुओं को यह शुक्राशय तक, ये देखेंगे यहाँ, ये शुक्रवाहिनी है, ये यहाँ वृषण से शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाती है, शुक्राशय तक ले जाती है। और यहाँ से ये शुक्राशय से मिलकर स्खलन नलिका बनाती है। और मूत्राशय से मिलकर के या मूत्र नलिका से मिलकर के मूत्रोजनन नलिका बनाती है। शुक्र वाहिनी के बारे में आपने देखा कि शुक्रवाहिनी मेन इसका जो कार्य है शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। तीसरा हम देखेंगे शुक्राशय। शुक्राशय, शुक्राशय में शुक्राणु उपस्थित रहते हैं। शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को शुक्राशय में लेकर के आती है और यहाँ शुक्राणु निवास करते हैं, ये स्थायी रहते हैं।
शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में सहायक है। वीर्य के निर्माण में सहायक है। और ये जो तरल पदार्थ है ये शुक्राणुओं को ऊर्जा व गति प्रदान करते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे, शुक्राशय में शुक्राणु रहते हैं जो शुक्रवाहिनी लेकर के आती है। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है। ये तरल पदार्थ वीर्य के निर्माण में सहायक है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा व गति प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसका प्रोस्टेट ग्रंथि। ये देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि है। यह एक बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि ये एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है जो वीर्य का भाग बनाती है तथा शुक्राणुओं को यह तरल भाग गति प्रदान करता है। दोबारा देखेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि एक बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। यह एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है जो वीर्य का भाग बनाता है तथा शुक्राणुओं को यह तरल भाग गति प्रदान करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं मूत्र नलिका। मूत्र नलिका एक पेशी नलिका है। ये जो शुक्रवाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है। इस नलिका से शुक्राणु वीर्य तथा मूत्र बाहर निकलते हैं। मूत्र नलिका एक पेशीय नलिका है जो शुक्रवाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है। इस नलिका से शुक्राणु वीर्य और मूत्र आदि बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं लास्ट शिश्न। ये पार्ट लेते हैं। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश के बीच लटकता रहता अंग है। बेलनाकार अंग है। यह मैथुन अंग के तौर पर कार्य करता है। यह एक उत्थानशील अंग है। सामान्यतः यह
शिथिल रहता है। मैथुन के समय यह उन्नत होकर के वीर्य को शुक्राणुओं सहित मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। दोबारा देखेंगे शिश्न के लिए। यह वृषण के बाहर लटकता हुआ बेलनाकार अंग है और इसका कार्य मैथुन अंग के तौर पे कार्य करता ही है। यह उत्थानशील है। सामान्यतः ये शिथिल रहता है, लेकिन ये मैथुन के समय उन्नत होकर के वीर्य को शुक्राणु सहित मादा जननांग में पहुंचाता है। ये पूरा हुआ नर जनन तंत्र। अब हम देखते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र ये है मादा जनन तंत्र। ये 2 अंडाशय है। ये अंडवाहिनी है और ये गर्भाशय है। ये ग्रीवा है और ये योनि है। अब इन सबके बारे में हम जान लेते हैं। यह भी नर जनन तंत्र की भांति इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। वही प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर इसमें अंडाशय कार्य करता है। पहला हम पढ़ेंगे यहाँ अंडाशय। मादा शरीर में अंडाशय एक जोड़ी होती है, जो उदर गुहा में श्रोणी भाग में स्थित होते हैं। अंडाशय अंडाणु या मादा युग्मकों का निर्माण करता है और अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर दो हार्मोनों का स्रावण करती है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन मादा में लैंगिक लक्षणों का विकास करती है। अंडाशय के बारे में देखा आपने। अंडाशय मादा में एक जोड़ी होते हैं और ये उदर गुहा में श्रोणी भाग में स्थित होते हैं और ये अंडाणु यानी कि मादा युग्मकों का निर्माण करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर दो हार्मोनों का स्रावण करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो हार्मोन मादा में लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग, जिसमें पहला हम देखते हैं अंडवाहिनी।
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अंड प्लस वाहन, यानी एक वाहन का कार्य करती है, लाने और ले जाने का, किसको? अंडाणुओं का। तो जो अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, उनको ये अंडवाहिनी गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। किसको? अंडाणुओं को। कहाँ तक? गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह एक बेलनाकार नली है ऐसे, जिसका अंतिम भाग गर्भाशय में खुलता है और ये अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसी में ही शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं गर्भाशय। गर्भाशय एक पेशीय खोखला मांसल अंग है जो मूत्राशय व मलाशय के बीच स्थित होता है। गर्भाशय एक पेशीय मांसल अंग है जो मूत्राशय व मलाशय के बीच स्थित होता है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है तथा निचला भाग संकरा होता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। और माता व भ्रूण के मध्य संयोजक कड़ी प्लेसेंटा का रोपण भी गर्भाशय में ही होता है। दोबारा देख लेंगे हम। गर्भाशय एक पेशीय खोखला मांसल अंग है जो मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित होता है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है और निचला भाग संकरा होता है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है और गर्भाशय में ही प्लेसेंटा का रोपण होता है। प्लेसेंटा एक ओड़नाड़ होती है जो शिशु यानी कि गर्भस्थ शिशु और माता के मध्य एक संयोजक कड़ी होती है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है योनि। योनि जो है एक मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है और यह रजोधर्म का स्त्राव भी करती है या स्त्राव का कार्य करती है और प्रसव के मार्ग के रूप में भी कार्य करती है। ये पूरा हुआ मादा जनन तंत्र। हमने इसके दो भाग देखे, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में इसका भाग आता है अंडाशय और द्वितीयक में इसके तीन भाग आते हैं, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। अब हम इसकी प्रजनन की अवस्थाएं देख लेते हैं। प्रजनन की अवस्थाएं मतलब बच्चे का जो जन्म होता है वो किन किन अवस्थाओं से गुजरता है, उन अवस्थाओं के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहली अवस्था है युग्मक जनन, यानी युग्मकों के निर्माण की विधि ही युग्मक जनन कहलाती है। युग्मकों के निर्माण की विधि
क्या कहलाती है? युग्मक जनन। नर में नर युग्मकों का निर्माण होता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। नर में नर युग्मकों का निर्माण होता है जिसे शुक्राणु कहते हैं, और शुक्राणु के निर्माण की विधि को शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन। इसी प्रकार से मादा में मादा युग्मकों का निर्माण होता है जिन्हें अंडाणु कहते हैं, और इन अंडाणुओं के निर्माण की विधि अंड जनन कहलाती है। अब हम नेक्स्ट अवस्था इसकी जानते हैं, निषेचन। निषेचन में क्या होता है कि नर में जो शुक्राणु का निर्माण हुआ था वो मैथुन के दौरान मादा में अंडाणु से मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। निषेचन क्या होता है? जो नर में शुक्राणु का निर्माण हुआ था, यानी बने थे शुक्राणु, अंडाणु से मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, जाइगोट। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी शुक्राणु और अंडाणु का मिलना ही क्या होता है? निषेचन। तीसरी इसकी अवस्था है विदलन या भ्रूण का रोपण। विदलन या भ्रूण का रोपण। जब निषेचन होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज एक संरचना बनाता है जिसे कोरक कहा जाता है, जिसे कोरक कहा जाता है। ये कोरक गर्भाशय के अंतः स्तर में स्थापित हो जाता है। गर्भाशय के अंतः स्तर में स्थापित हो जाता है। इस कोरक के गर्भाशय में अंतः स्थापित होने को ही भ्रूण का रोपण कहा जाता है। भ्रूण का रोपण कहा जाता है। अब इसकी लास्ट जो अवस्था है वो है प्रसव। वो भी देख लेते हैं। डिलीवरी जिसे बोलते हैं। प्रसव क्या होता है कि भ्रूण जो आपका था वो भ्रूण की विभिन्न अवस्थाओं से, विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। इस बच्चे की जो जन्म लेने की अवस्था है, जन्म लेने की जो अवस्था है या बच्चे का जन्म होना ही क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने प्रजनन की 4 अवस्थाएं देखी। पहला था युग्मक जनन, दूसरा था निषेचन, तीसरा था विदलन या भ्रूण का रोपण, और चौथा था प्रसव। एक बार शॉर्ट में और देख लेते हैं इनको। युग्मक जनन में क्या होता है कि युग्मकों का निर्माण होता है। नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक, जिसे हम शुक्राणु और अंडाणु बोलते हैं। फिर निषेचन। निषेचन में क्या होता है? मादा युग्मक और नर युग्मक का संयुग्मन, यानी कि मिलना।
शुक्राणु और अंडाणु का संयुग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद कोई अवस्था बनती है, संरचना बनती है, उसे हम कोरक कहते हैं। इस कोरक का गर्भाशय के अंतःस्तर में स्थापित होना भ्रूण का रोपण कहलाता है। और जब भ्रूण का विकास हो जाता है और वो जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है तो शिशु के जन्म लेने को ही हम प्रसव बोलते हैं, डिलीवरी बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।